हेलो, हाँ जी बच्चों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 2, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, आज ये आपकी जो क्लास होने वाली है फुल्ली डिपेंड होगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, फिर उसका ग्राफ, फिर उसके रीजन। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका क्या है जी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यही जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसी को जो एक्सप्लेन करता है वो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसमें कहा था आप एक ही तरह के फैक्टर को चेंज कर सकते हैं जो है वेरिएबल फैक्टर। आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे उससे आपका आउटपुट चेंज हो सकता है। शॉर्ट रन में है जी, आप पहली बात तो जो हमारे सिलेबस में वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन वाला है नहीं। लॉन्ग रन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है जी, तो उसका कॉन्सेप्ट हमारी किताब में है नहीं। हमारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है कंप्लीट वो दी है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कोई जो दूसरे नाम से देखते हैं उसे देखते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, तो आज उसी की हम स्टडी करेंगे। ये आपको बताने वाला है रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन, रिएक्शन ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग वेरिएबल इनपुट, बाय चेंजिंग वेरिएबल। देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज अ फिक्स्ड, अनदर इज अ वेरिएबल। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, यू कांट चेंज फिक्स्ड फैक्टर, यू कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी, तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे और बाकी फैक्टर को हम क्या रखेंगे, फिक्स्ड। ठीक, तो ये कहता है आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस LVP state that as we increase quantity of only one input keeping other inputs fixed, total product initially increase, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज होगा, फिर एट ए इंक्रीजिंग रेट, उसका रेट भी जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, बढ़ता होगा। इंक्रीज टीपी करेगा और वो भी कैसे रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ये पहली बात कहता है। फिर कहता है देन एट ए डिक्रीजिंग रेट, फिर टीपी इंक्रीज करेगा बट रेट क्या होगा उसका, गिरता हुआ, डिक्रीजिंग। पहली बात, फर्स्ट बात ये बोली, सेकंड बात ये बोली, फिर थर्ड बोलता है एंड फाइनली इट इज ए निगेटिव रेट, फिर वो उसका रेट हो जाएगा निगेटिव, रेट हो जाएगा निगेटिव। थर्ड बात बोली तो टीपी यहां हो जाएगा फॉल्स। उसने कहा जब आप वेरिएबल फैक्टर को ऐड करना स्टार्ट करोगे फिक्स फैक्टर के कॉम्बिनेशन में, आपके यहाँ दो फैक्टर है, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। फिक्स्ड अनचेंज्ड, नो चेंज, कांस्टेंट। आप ना वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। जब वेरिएबल फैक्टर को आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो कहता है वो आपका जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट लेवल है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। पहले कहता है वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर कहता है सेकंड में भी वो इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से, थर्ड में कहता है वो आपका निगेटिव हो जाएगा रेट, यानी कि आपका टीपी फॉल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसने रिएक्शन को, जो वो रिएक्शन है आउटपुट वर्सेस आपका वेरिएबल फैक्टर, आउटपुट वर्सेस वेरिएबल फैक्टर, जो आउटपुट वर्सेस वेरिएबल फैक्टर वाला जो आपका रिएक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है ये तीन स्टेज में। पहला है इंक्रीजिंग, दूसरा है डिक्रीजिंग रेट और थर्ड है निगेटिव। यही इसने अपनी इसमें बताया और यही आपको इसने इस फेज में बताया, यानी कि इसने टोटल रिएक्शन को तीन फेज में कवर किया है। बहुत सिंपल समझो, इसने जो रिएक्शन है तीन फेज में आपका समझाया। इसको हम पूरी तरह से समझेंगे किसके साथ, रीजन के साथ और ग्राफ के साथ। ठीक है जी, आगे मेरा एक एग्जाम्पल है, ये जो मेरा एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल के साथ पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। फिर इस पे हमारा अगला ग्राफ है, इस ग्राफ में इसको देखेंगे। ठीक जी, फिर मैं इसके आपको रीजन कराने जा रहा हूं, ये कैसे रिएक्ट करता है, क्यों रिएक्ट करता है, ठीक, इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आ जाइए जी, ये आपका जो एग्जाम्पल है इसमें आपको एक दिया है फिक्स्ड फैक्टर जिसे कहते हैं हम लेंथ। ठीक है जी, लेंथ को क्या बोला है इसने, यहाँ फिक्स्ड फैक्टर। बाकी दिए हैं वेरिएबल फैक्टर, जो बोला है लेबर, लेबर को कहा है वेरिएबल फैक्टर और लैंड को कहा है फिक्स्ड। तो ये तो जी रहेगी कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसमें तो चेंज नहीं होगा। शॉर्ट रन में हम फिक्स चीज को तो चेंज नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझिए, यहाँ इसने एक फैक्टर को फिक्स रखा है और ये वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये हर जगह 1 1 1 है, ये तो चेंज नहीं हुआ। ठीक, जो ये आपका फिक्स फैक्टर लैंड दिया है ये कहीं नहीं चेंज हुआ, लेकिन ये वेरिएबल फैक्टर आपका चेंज कर रहा है, ये आपका चेंज कर रहा है, वेरिएबल फैक्टर आपका चेंज कर रहा है। तो आज ये रिलेशनशिप बताएगा कि जब फिक्स फैक्टर के कॉम्बिनेशन को वेरिएबल फैक्टर के साथ मिलाते हैं चेंजिंग बाय चेंजिंग, तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा आपके टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि आपके आउटपुट पे।
ये आपका एडिशनल वाला है पर यूनिट, और ये आपका टोटल है, ये आपका टोटल वाला है। तो इन पे रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है जी। आप मेरी कुछ बात समझ लो, ये जो आपका फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे का। जैसे जी जो काम लैंड करेगी वो लेबर नहीं कर सकती। लैंड का काम है किसी चीज को उगाना, अगर मान लो उस पर कम काम हो रहा है तो आप लेबर को बढ़ा के उसका आउटपुट तो बढ़ा सकते हो। जिसकी जो जरूरत है वो जरूरत वही पूरी करेगा, ठीक। आप ये कहो कि 1 एकड़ पे आप दुनिया भरी का सब कुछ उगा दो सिर्फ एक इस वाले फैक्टर की मदद से कि आप उस पर लेबर ऐड करते रहो, लेबर ऐड करते रहो, और आपका तो प्रोडक्शन बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। तो ये तो बेटे बिल्कुल इलॉजिकल बात है, ऐसा संभव नहीं है। एक लिमिट के बाद ये जो कैपेसिटी है इस लैंड की, ये ऑप्टिमम यूटिलाइज पे पहुंच जाएगी, ये मना कर देगा भाई इससे ऊपर मेरी ज्यादा की ताकत है नहीं। अब आपने अगर इससे ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आप क्या करो, और लैंड का टुकड़ा अगर नया परचेज करो, एक नई लैंड परचेज करो, आप अपने इस फिक्स फैक्टर को भी चेंज करो, जो कि शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 1 एकड़ लैंड है जी, उसमें लेबर 0 यूनिट, आपका जो वेरिएबल फैक्टर था 0 यूनिट था, कुछ भी काम नहीं हो रहा था, ठीक जी। तो उससे बनने वाला मार्जिनल प्रोडक्शन भी नील 0 था जी। वहां जब कुछ काम नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं बना, ठीक जी। अब मान लो कोई चीज आपके पास आइडल लैंड पड़ी है, खाली धरती पड़ी हुई है, खाली जमीन है जी, उस पर आप कुछ भी नहीं कर रहे आप। अब मान लो एक इंसान ने इस पे काम करना शुरू हुआ, तो 0 से आप कहीं भी पहुंचेंगे तो एकदम से आपको इंक्रीज लगेगा बहुत कि बड़ी 0 से आपका 10 भी हुआ तो काफी इंक्रीजिंग रेट से हुआ, ठीक। फिर 10 से 20 हो गया तो और ज्यादा लगेगा, ठीक। फिर लेकिन जैसे ही आप लैंड को उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, आप उसको और वेरिएबल फैक्टर आप डालोगे तो उन पे काम डिवाइड होता चलेगा। उन पे जो काम डिवाइड होता चलेगा उनसे मिलने वाला जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, जो आप डिवीजन करोगे अकॉर्डिंगली, जो उनसे मिलेगा सेटिस्फेक्शन, स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा। स्टार्टिंग में एक ही काम करेगा तो उसका ही बहुत ज्यादा, फिर 2 काम करेगा, मनोबल बढ़ेगा, चीजें अच्छे से यूटिलाइज होगी तो और ज्यादा क्या लगेगा आपको, उस पर प्रोडक्शन दिखेगा। फिर थर्ड ऐड करोगे, जब डिवीजन होगा तो जो आपका अगली यूनिट्स है वो थोड़ा कम होने लगेगा, क्योंकि आपकी लैंड यूटिलाइज होने लगेगी धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे ऑप्टिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी जहां उसकी बिल्कुल 100% कैपेसिटी है। इससे ऊपर यूटिलाइज करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक। अब मान लो कोई आपका फिक्स फैक्टर है, उसकी एक लिमिट है, आपने एक लेबर का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, तो बेटा वो तो अपनी जान जितनी है उसकी उसी से काम करेगी ना। 19-20 उधर उधर ऐसे थोड़ी ना उसका गला दबा रहे हो आप मशीनों का कि अब इधर लग जाओ उधर लग जाओ, लेबर ही बढ़ा दो। एक जिसकी एक मशीन है उसकी 5000 की कैपेसिटी है चीजों को जनरेट करने की, आपने 50 लेबर लगा दी कि अब तो 5000 नहीं 25,000 कर देगी, कैसे उसकी एक कैपेसिटी, उसके बटन, उसकी मशीन, बेल्ट, मोटर सब तोड़ोगे क्या। तो बेटे एक्सेसिव लेबर करने से रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो ये कहता है जब आप लो और वेरिएबल प्रोपोर्शन का ध्यान रखो तो ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब आप लेबर लगा रहे हो तो आपकी आइडल कैपेसिटी है किसी फिक्स फैक्टर की, तो उस पर तो इंक्रीजिंग रेट से काम करेगा। जैसे जैसे यूटिलाइज होता चलेगा ये आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, जो आपका ये वेरिएबल फैक्टर का एडिशन है, ये डाउन होता चलेगा। एक दिन ये जाके 0 हो जाएगा, एक दिन ये जाके 0 हो जाएगा, इसी बोलेंगे ऑप्टिमम। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम। आपने यहाँ क्या कर लिया, ऑप्टिमम। ये आपका 100% यूटिलाइज हो गया, ये आपका मैक्सिमम यूटिलाइज हो गया, ये बेस्ट है जी। अब आपका जो है जो ऐड कर रहे हो 0 हो गया जी। अब यहां से आगे मत बढ़ाओ, यहाँ जो आपने ऐड कर रहे हो लेबर लाके 0 कर दिया, ठीक है जी। इससे आगे बढ़ाओगे नीचे तो आपको वो जो मिलने वाला रिटर्न है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक जी। तो पहला स्टेज का बनती है, पहली स्टेज बनती है इसमें, इसने 0-0 थी, कुछ नहीं हुआ, फिर इसने एक लेबर ऐड की जी। इसका क्या किया, 1:1 का कॉम्बिनेशन बनाया, एक लैंड का टुकड़ा था उस पर एक लेबर लगाई, तो हमारे यूनिट में प्रोडक्शन हुआ 10 हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ, 10 ही हमारा टोटल हो गया, ठीक जी। तो हमारा ये क्या है, 0 से 10 इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या कहा, दूसरी लेबर लगाई तो उसने 20 बनाए जी, और ज्यादा अच्छा काम हुआ और ज्यादा डिवीजन स्पेशलाइजेशन से काम हुआ, तो इसका जो आने वाली एडिशनल लेबर है इससे तो और अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक। क्योंकि अभी आइडल कैपेसिटी है, उसमें काम संभव है अच्छे से, ठीक। तो उसने कहा जी इसने तो 20 बना दी, ठीक जी। तो टोटल हमारा 30 हो गया, टोटल हमारा 30 हो गया। अब ये धीरे धीरे लैंड यूटिलाइज हो रही है। अब आपने थर्ड लगाई, इस पे जो पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आया, इससे जो एडिशनल आया, इससे आपको मिला कितना प्रोडक्शन, एडिशनल 15 और टोटल मिला 45। तो जी इस स्टेज के बाद, स्टेज नंबर, ये सेकंड यूनिट के बाद, ये स्टेज नंबर 2 के बाद, यहां से ये देखो जी आपका एमपी फॉल होने लगा, यानी कि यूटिलाइजेशन की तरफ चलने लगी और धीरे धीरे ये आपके ऑप्टिमम पहुंच जाएगी। तो ये जो एमपी इंक्रीज है और टीपी भी इंक्रीज है और जो इनका रेट है बढ़ने का वो भी इंक्रीजिंग रेट है,
इसी को कहता है फेज वन। क्या कहता है? फेज वन। इसका जो पहला टुकड़ा है फेज वन, क्या कह रहा है? ये रहा जी फेज वन। टीपी राइज होगा एट इंक्रीजिंग रेट और एमपी भी इंक्रीज। एमपी भी मेरा इंक्रीज हो रहा है और टीपी मेरा राइज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। यह हमारी फेज वन खत्म, यह हमारा दूसरे यूनिट पे फेज वन खत्म हो गया जी। अब हमने कहा सेकंड फेज पे चले। अब मेरा एमपी डाउन जा रहा है पर पॉजिटिव है, कहां तक? जीरो तक पॉजिटिव। ठीक जी, अब मेरा एमपी डाउन जा रहा है, जीरो तक पॉजिटिव है, तो मैं इससे जो मैक्सिमम एडिशन कर सकता हूं फिफ्थ यूनिट तक। कहां तक? फिफ्थ यूनिट तक मैं कर सकता हूं। कितना? फिफ्थ वाली यूनिट से जीरो आया, मतलब जो फिफ्थ वाली एडिशनल यूनिट लगाई उससे मुझे लगा कोई फायदा नहीं हुआ जी लगा के, क्योंकि मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है पहले भी 52 अब भी 52, मेरा इस वाले से कुछ भला नहीं हुआ। मतलब मेरी लैंड क्या तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे आ गई, 100% यूटिलाइजेशन पे आ गई। जो इसका ये ऑप्टिमम, जो बेस्ट, जो 100%, जो आखिरी, जो इसकी सांस है, आखिरी सांस तक जो लड़ सकती थी, जहां तक ये हमारे लिए कुछ प्रोड्यूस कर सकती थी, वो इसने कर दिया 52 तक। अब इससे ऊपर तो भला नहीं होगा, इससे ऊपर तो भला नहीं होगा। प्रोड्यूसर है जी, हम प्रोड्यूसर जान लगा ले टोटल प्रोडक्शन के लिए। हर प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है जी, विद मिनिमम इनपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब ये प्रोड्यूसर की सेंस में देखेंगे तो हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम मिले, ठीक है जी। इसका मैक्सिमम ये फिफ्थ यूनिट पे पूरा हो गया। किस पे हो गया? फिफ्थ यूनिट पे, यानी कि इसको जीरो तक, जहां आपका एमपी जीरो है, आपका एमपी जीरो है और टीपी मैक्सिमम है, इसी को कहते हैं सेकंड फेज। कौन सा फेज जी? सेकंड फेज। यही आपका दूसरा फेज है जी। यहां दूसरा फेज समाप्त हो गया। ठीक, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न रेट। क्या है जी? पहला इंक्रीजिंग, पहला है जी इंक्रीजिंग, फिर है जी डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर है जी डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर है जी डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर है जी निगेटिव रिटर्न। अब 6 यूनिट लगा रहे हो, 100% ऑप्टिमम यूटिलाइज हो गया। ऐसा नहीं है कि लेबर ही ऐड करते चलोगे और एक लैंड के टुकड़े से आप मनचाहा प्रोडक्शन कर लोगे, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप प्रोडक्शन करना चाहते हो ना, अब ये अगर आपने इससे ज्यादा प्रोडक्शन बजाना है तो नई लैंड का टुकड़ा खरीदना पड़ेगा। आपने इस पे इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर जब अगर ज्यादा एक्सेसिव डालोगे आप उस पे बोझ, ज्यादा एक्सेसिव डालोगे तो ये क्या कर देगा? आपका निगेटिव रिजल्ट। क्या कर देगा? निगेटिव। क्योंकि आप खुद मानो, जब लिमिट से ऊपर किसी चीज को खींचोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, दिक्कत होगी आपका, क्योंकि जो आप लेबर को डिवाइड करके काम कर रहे थे, उनका जो स्पेशलाइजेशन था, ज्यादा में काम अच्छा नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा किसको क्या कहा, किसको क्या करना है, वो बस इधर उधर कर देंगे काम को। ठीक है, ये करेगा, वो करेगा, मैंने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसे किया, वो वाली कहानी में कहीं ना कहीं एक्सेसिव बर्डन से आपके जो फिक्स फैक्टर है वो परेशान हो जाएंगे, आपका मैनेजमेंट इनसफिशिएंट हो जाएगा, बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा चीजों का, ठीक जी, निगेटिव रिटर्न आने लगेगा उनसे, ठीक। तो आपका ये क्या होने लगेगा? निगेटिव। क्या होने लगेगा? निगेटिव। इसे कहते हैं थर्ड स्टेज। क्या कहते हैं? थर्ड स्टेज। इसे कहते हैं निगेटिव रिटर्न। क्या कहते हैं? निगेटिव रिटर्न। ये है जी आपका निगेटिव रिटर्न, यानी कि थर्ड स्टेज। ये 3 स्टेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेहतरीन स्टेज कौन सी है, तो आपने हमेशा कहना है स्टेज 2। क्यों सर? आप एक्सप्लेन करो। देखो मैं बताता हूं जी, जब ये फेज 1 में है तो यहाँ इसका भी एमपी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट में, मजा आ रहा है जी, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो इसका प्रोडक्शन 30 तक पहुंचा जी, टोटल प्रोडक्शन 30 तक। लेकिन जो उसका सोच है, उसकी सोच होती है प्रोड्यूसर की मैक्सिमम। अभी उसको फायदा दिख रहा है 10 से 20, यहाँ इसकी सोच है बढ़ रहा है भाई, जैसे जैसे तू लेबर लगा रहा है बढ़ रहा है, ठीक। तो वो सोचेगा और मैक्सिमम तक कितना जा सकता हूं, उसे मैक्सिमम तक जाना है। तो जो पहले फेज है, जो 20 तक वाला फेज है, उसमें अभी भी चांसेस है, अभी भी चांसेस है कि आपका जो प्रोडक्शन बढ़ जाए। जब चांसेस है, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की उम्मीद है, जब आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो वो यहाँ रुक नहीं सकता, यहाँ रुकेगा नहीं, वो कहेगा चलो जी आगे चलते हैं। और जब यहाँ आपका सेकंड फेज पे ये एमपी जीरो हो जाएगा, मिलने वाला जो प्रोडक्शन है, जो एडिशनल प्रोडक्शन है, एडिशनल लोड्स है, वो जीरो हो जाएगा, तो समझ जाएगा अब इससे एडिशनल से कुछ नहीं आ रहा जी, एडिशनल से कुछ नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है। अब ऐड करने से कुछ नहीं हो रहा, जो मेरा मैक्सिमम आउटपुट है वो चौथी यूनिट पे 52 था, लेकिन उसका एमपी 7 था, तो एमपी उसका भी जीरो नहीं हुआ, तो उसकी उम्मीद और रहेगी क्या पता और बढ़ जाए थोड़ा सा। पर जब उसको यहाँ एमपी जीरो दिखेगा, जब लगेगा कुछ नहीं बढ़ा, अब मेरा पहले भी 52 अब भी 52, तो ये सोच लेगा भैया अपना मैक्सिमम 52 है, 52 अपना मैक्सिमम है, मुझे यहाँ सबसे बेटर कंडीशन है मेरी सेकंड फेज की, जहां मैं क्या करूं? प्रोड्यूस करूं, यहां मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, मेरा यहाँ आउटपुट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो मैं इससे नीचे अगर
इससे ऊपर जाने का प्रयास करूंगा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करके, तो मैं नीचे चले जाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेज में अगर एक और वेरिएबल फैक्टर ऐड कर रहा है तो उससे मिलने वाला जो रिटर्न है माइनस हो गया। अब तो जी इनसफिशिएंट कॉन्सेप्ट हो गया। इसकी मैक्सिमम लिमिट थी जो उसने जवाब दे दिया फिक्स फैक्टर की लिमिट ने, इससे ऊपर नहीं आपका जनरेट हो सकता। अगर ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर डालोगे तो काम खराब हो जाएगा, निगेटिव आने लगेगी चीजें। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज है निगेटिव रिटर्न। यहाँ इसका 48 हो गया, 52 से नीचे गिरने लगा 52 से, तो ये थर्ड वाले स्टेज में कभी नहीं जाना चाहेगा जहां से इसका प्रोडक्शन नीचे जाए, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। वो कहां मेंटेन करना चाहेगा 52 पे, जहां उसको ये मैक्सिमम मिल सकता है। ये फर्स्ट पे इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि फर्स्ट पे भी और चांसेस है बढ़ने के, तो ये फर्स्ट पे रुकेगा नहीं। थर्ड तो इसे निगेटिव लगती है, इसके प्रोडक्शन को कम कर रही है, बढ़ा नहीं रही, थर्ड के तो मतलब ही नहीं है। ठीक, तो ये कहां ऑपरेशन का बेस्ट फेज है, बेस्ट फेज ऑफ ऑपरेशन कौन सा है, सेकंड। कौन सा है, सेकंड। ये यहां वर्क करेगा। ठीक है जी, इसको सर एक बार ग्राफ से समझाओगे। ये है ग्राफ, ये है जी ग्राफ, ये इसने खींचा हुआ है एमपी और यहां खींचा है टीपी। इसने सीधी सीधी वो आपका फॉर्मेट खींच दिया, ये नीचे यूनिट्स लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एमपी का ग्राफ खींचा, पहले वाले पे एमपी 10 वो यहां खींच दिया, दूसरे वाले पे था आपका 20 इंडिविजुअल एमपी खींचे हैं, जिससे आपका क्या हो रहा है, एडिशनल प्रोडक्शन पता चल रहा है। थर्ड यूनिट जब उसने ऐड की तो हो गया था 15, फिर उसका गिरने लगा जी, यहां इसका एमपी इंक्रीजिंग है। देखो जी, पहले वाले में एमपी इंक्रीजिंग है और टीपी भी इंक्रीजिंग है, टीपी भी इंक्रीजिंग है। इसी 2 यूनिट तक जो स्टेज थी वो कहलाती है आपकी फेज 1। फेज 1 इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, जो आपका ये 0 से 2 यूनिट तक का कॉन्सेप्ट है, ये आपका फेज 1। ठीक, ये जो पॉइंट है ये है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्यों कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से आपका कर्वेचर चेंज होता है, कर्व की शेप चेंज होती है। देखो यहां से ऐसे ऐसे चेंज हो गया एकदम, जहां से कर्व चेंज हो रहा है, कर्वेचर चेंज होता है। पूछ लेता है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफाइन करो, जहां से आपका कर्वेचर साइन चेंज हो जाए, जिसका इशारा चेंज हो जाए, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो आपका कहां से स्टार्ट होता है, फेज फर्स्ट के बाद, जब आपका सेकंड फेज स्टार्ट होता है। ठीक है जी, फिर आपने जहां तक आपका ये 5 है, आपका जो ये 5 है, आपने ड्रॉ किया, आप कहां तक पहुंचे, आपने वेरिएबल फैक्टर 5 तक ऐड किया, तो आपका देखो एमपी हो जाता है 0, एमपी हो जाता है 0 और टीपी हो जाता है मैक्सिमम। ये हमारा फेज सेकंड है, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, ये मेरा फेज सेकंड है। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो फेज थर्ड मेरा निगेटिव आ जाएगा। तो इसने कहा ये जो आपका जी है, अब यहां के बाद ये फर्स्ट तो खत्म हो गया, यहां के बाद फर्स्ट तो खत्म हो गया। ठीक, यहां से कर्व चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहां से एमपी गिर रहा है, देखो जी एमपी गिरने लगा, एमपी गिरने लगा, एमपी गिरने लगा। ठीक, और ये टीपी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एमपी जहां तक 0 है, एमपी जहां तक 0 है माना जाएगा क्या है, पॉजिटिव। जहां तक 0 है पॉजिटिव है। ठीक, तो देखो यूनिट 4 पे और यूनिट 5 पे आपके एक जैसे एमपी आ रहे, क्योंकि यहां भी 52 हो गया था और यहां भी 52। यही आपका टीपी इज मैक्सिमम, एम पॉइंट पे है टीपी इज मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो एस पॉइंट दिया है नीचे एमपी 0, जहां आपका एमपी 0 वहां टीपी मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। ये आपका खत्म हो जाता है फेज सेकंड, इसे ही कहते हैं फेज सेकंड को ही फेज ऑफ ऑपरेशन। क्या कहते हैं, फेज ऑफ ऑपरेशन। सबसे बेटर यही है, सबसे मजेदार यही है, सबसे प्रॉफिटेबल यही है। थर्ड है फेज सेकंड, जहां आपका यूनिट 6 ऐड किया आपने और आप -4 में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, ग्राफ आपका 0 से भी नीचे पहुंच जाता है एमपी का। और टीपी देखो कहां खड़ा था, 52 पे, आपके 52 पे खड़ा था, वो नीचे आके 48 पे रुकता है। तो जहां टीपी गिरने लगे और एमपी निगेटिव हो जाए, इसे कहते हैं फेज थर्ड। इस पे तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ठीक, ये आपका निगेटिव रिटर्न है। ठीक, तो ये रहा जी आपका फिर फेज 1 दिया है, ये रहा टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी आल्सो इंक्रीज। यहां तक जी, यहां तक ये आपका फेज 1 है। फेज 2 है जी टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, थोड़े थोड़े रेट से, एकदम से देखो स्टीप उठा था ग्राफ, फिर थोड़े थोड़े रेट से बढ़ रहा है। ठीक, तो डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी फॉल, एमपी गिर रहा है, यहां के बाद चेक कर लो बेटो, एमपी गिर रहा है, यहां तक एमपी गिर रहा है, इसके बाद तो निगेटिव हो गया। ठीक, यहां से लगा के यहां तक ही गिर रहा है, पर यहां रुक जाएंगे क्योंकि हमारा क्या है, एमपी 0 है, तो ये फेज हमारा खत्म हो जाएगा टीपी मैक्सिमम वाला। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। ठीक है जी, व्हेन एमपी बिकम्स 0 एंड टीपी रीचेस मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, फिर है फेज थर्ड, बियॉन्ड पॉइंट एम। इसके बाद जो टीपी मैक्सिमम के बाद तो टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एमपी नॉट ओनली फॉल्स बट आल्सो बिकम्स नेगेटिव। ये तो गिरने के साथ साथ नेगेटिव हो गया। आपके जो एडिशनल वो लगा रहे हो ना, उनसे उल्टा नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। आप तो 0 भी नहीं आ रहा, उससे भी नीचे आ रहा है, 0 से भी नीचे, मतलब आप तो नफे
तो छोड़ ही दो, नुकसान में परिवर्तित हो गया फेज थर्ड में, उस तक मत जाना। ठीक है जी। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट क्यू इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज कर्वेचर ऑफ टीपी कर्व चेंज एट दिस पॉइंट। इसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है जी। ये हो गया आपका किसकी भाषा में, आपका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल भाषा में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये रहा। और अगर टेबल पूछे तो टेबल इसकी ये रही जी। आपने टेबल में पहले वाले 2 यूनिट तक इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न टेबल 1, और आपका पहले वाले में इंक्रीजिंग, सेकंड वाले में आपका डिमिनिशिंग बट एमपी पॉजिटिव अप टू 0, और थर्ड निगेटिव, थर्ड फैक्टर जो रिटर्न्स देगा वो निगेटिव। ठीक है जी। तो 3 स्टेज का ये आपका होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी। रीजन क्या है सर इसके, रीजन आप आराम से देख लो। ये आपके रहे रीजन बेटा जी। पहले का रीजन फेज 1 का क्या है जी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग वाले का रीजन क्या है जी, स्टेज 1। स्टेज 1 जो आपकी पहली स्टेज है उसका रीजन क्या है जी, बड़ा आसान रीजन है जी। हाँ जी, आपका हमने देखा था एग्जांपल में 0 यूटिलाइजेशन पे थी, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो इसमें क्या होने लगता है, ऐड होते हैं जैसे वेरिएबल फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन। क्या होने लगता है, पहला बेटर यूटिलाइजेशन और इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे ही आप उनको यूटिलाइज करते हैं अच्छे से तो उनकी एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीजिंग रेट पे चलती है। किस पर चलती है, इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है जी। तो ये 2 कारण है बेटर यूटिलाइजेशन। असली बात तो ये है आपका अंडर यूटिलाइज था कॉन्सेप्ट, आप पे काम ही नहीं होता, आइडल पड़ी हुई थी कैपेसिटी, आपने इसे अच्छे से यूज किया तो जो स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत बेटर रिजल्ट दिखेगा। ठीक है जी। क्योंकि वो अभी आपके जो फिक्स असेट है वो यूज नहीं है, आइडल कैपेसिटी में है, उन पे जैसे आप ऐड करोगे वेरिएबल फैक्टर यूज करने के लिए तो अभी तो वो रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक जी। फिर सेकंड वाला जो फेज है, रीजन फॉर डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्टिमम। पहला है सर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, जो आपका यूनिट 5 था और 1 एकड़ जो हमारी लैंड थी, यानी कि 5:1 बोलो या 1:5, ये जो कॉम्बिनेशन था लेबर का, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर का, ये ऑप्टिमम था। ये जो रिजल्ट दे रहा था आपको, टीपी दे रहा था 52, टीपी दे रहा था 52, यानी कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा था, और एमपी दे रहा था जी 2। एडिशनल एक भी यूनिट नहीं हो रही थी, यही टीपी में आपका 52 मैक्सिमम हो गया था। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट, ग्रेट आप या मैक्सिमम किसी नाम से मानो, ये आपका ही फेज ऑफ ऑपरेशन कहलाता है सेकंड वाला। इससे ऊपर आप नहीं जा पाएंगे, कितना भी जोर लगाएंगे इस लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं करते, शॉर्ट रन है आपका, आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के दम पे ये मैक्सिमम बना सकते हैं। जो आपकी सेकंड स्टेज का इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर occurs because fixed and variable factors are imperfect substitute of one another. There is a limit to extent of which one factor of production can be substitute for another. लिमिट है जी। धीरे धीरे ये आपके सेकंड स्टेज में इम्परफेक्ट होने लगेंगे। जहां आपका 0 हो गया वहां के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां के बाद अगर आप कोशिश करोगे तो और निगेटिव होने लगेगा। क्योंकि भाई साहब आपकी जो लैंड की ताकत है वो अलग है, आपके वेरिएबल फैक्टर की ताकत अलग है। वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो ना उस लैंड पे प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन जो कर रही है वो लैंड कर रही है। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये कह रहा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि आप लेबर से सब कुछ कर लोगे। लैंड को रिप्लेस लेबर नहीं कर सकती और लेबर को रिप्लेस लैंड नहीं कर सकती। एक लिमिट तक आप उनका कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हो टोटल आउटपुट चेंज के लिए। ठीक, ये कहता है आपका सेकंड फेज। ठीक है जी। फिर थर्ड फेज तो बहुत आसान है। थर्ड फेज कहता है जी रीजन ऑफ नेगेटिव, कह रहे जी लिमिटेशन। जवाब दे दिया जी फिक्स फैक्टर ने, जवाब दे दिया जी, अब नहीं जी, इससे आगे कुछ नहीं जी, जवाब देके बैठा है फिक्स फैक्टर। ठीक है जी, इससे आगे जान मत लगाओ, सिंपल सी बात है, फिक्स फैक्टर ने जब अपना जवाब दे दिया जी। फिर कहते हैं पुअर कोऑर्डिनेशंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। एक्सेसिव जब डालोगे वजन तो वो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कांसेप्ट तो चल ही रहा है। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लैंड के बदले जो लैंड काम करेगी आप किससे करा लोगे, लेबर से करा लोगे, और ज्यादा ही जैसे एक्सेसिव आपकी लेबर होने लगेगी तो आपका जो कोऑर्डिनेशन बनना था दोनों फैक्टर के बीच वो कैसा हो गया, वो पुअर हो जाएगा, अच्छा कोड नहीं माना जाएगा। ऑप्टिमम पे तो आप जा ही चुके हैं। ठीक, तो ये आपको परेशान करेगा, ये फायदा नहीं करेगा। ठीक है बेटे, ये कह रहा है पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है। फिर कह रहा है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर with continuous increase in variable factor, the advantage of specialization and division of labor start diminishing। तो ये कहता है आपका जो एक्सेसिव कॉन्सेप्ट है लेबर लगाने का, तो क्योंकि अब काम धीरे धीरे वो अपनी यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी तक पहुंच गया, और वो भी कहां तक पहुंच गया, लिमिटेशन तक। अब लिमिटेशन से ऊपर जाने में कोई लाभ नहीं है, वहां तो नुकसान ही होगा। ठीक है जी। हाँ तो जी ये था आज का आपका, ये था आपका लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट मैनर में, जिसमें मैंने आपको मतलब भी बताया,
आपका न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लिया, मैंने आपका ग्राफ भी लिया और मैंने रीजन भी लिया। ठीक है जी, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है और इंपॉर्टेंट है। इस वाले पोर्शन में प्रोडक्शन फंक्शन से सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बेटे, बने रहने के लिए। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो हम आपके समर्थन का बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। ठीक है जी बेटे, चाहे छोटी फैमिली है चाहे बड़ी फैमिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, पर है तो स्टूडेंट की फैमिली। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।